हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोगों के सवाल होते हैं, कई सारे कमेंट्स वगैरह आए होते हैं कि सर आप स्टेशन मास्टर कैसे बने, आपने कौन सी बुक प्रिफेयर की, आपने कैसे तैयारी की, आपने कौन सी कोचिंग से कोचिंग की या आपने बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्रैक किया, साथ ही जो है आपका कितना स्कोर रहा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंप्लीटली स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि हाउ टू क्रैक रेलवे एग्ज़ाम कोई सा भी हो 2024, उसको कैसे क्रैक किया जाए और मैंने जो है कैसे तैयारी की और मेरा जो स्कोर है वो कितना बना। बहुत शानदार स्कोर बना। मैं अभी आप सभी लोगों के सामने अपनी जो मेरा CBT 1 का जो स्कोर रहा वो भी आपको दिखाऊंगा, CBT 2 का स्कोर वो भी दिखाऊंगा, कितनी कट ऑफ रही, कितने मार्क्स मेरे ज़्यादा रहे, कौन सी रैंक वगैरह रही, वो सब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे CGL जो 2017 थी वो भी यहाँ पे क्रैक की थी, और NTPC जो 2015 वाली थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं NTPC 2015 से अभी स्टेशन मास्टर हूँ और लगभग 6 साल मेरे को यहाँ पे स्टेशन मास्टर बने हो गए। तो इन वीडियो में सारी कुछ डिटेल से बात करने वाला हूँ कैसे तैयारी हमने की है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए आप जो है मैथ और रीजनिंग की अगर तैयारी कर रहे हो किसी भी रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, तो देखिए मैथ के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो जो कि आपकी करंट पब्लिकेशन की है। इसमें आपको 1996 से अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सारे मिल जाएंगे। टाइप वाइज है, ऑब्जेक्टिव वाइज है, सारे इसमें आपको मैथमेटिक्स के लिए मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे की, चाहे नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल हो, ग्रुप डी, RPF, किसी की भी तैयारी कर रहे हो। रीजनिंग के लिए भी ये बुक जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें 8700 प्लस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह है, और रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग में मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। तो इन बुकों को आप यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही जीके के लिए जो है आपके जो NCERT के ऊपर नवीनतम पैटर्न के आधार पर ये जो है किन पब्लिकेशन की बुक है, वन लीनियर अप्रोच, इसको भी आप यहाँ पे प्रिफर कर सकते हो जीके के लिए। जो भी रेलवे के एग्जाम में जीके आती है उनके लिए तो ये तीनों बुक आप प्रिफर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप इसको खरीद सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको लेना है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ NTPC में। सबसे पहले मैं अपना CBT 1 की जो कट ऑफ क्या रही थी और मेरे जो है कितने मार्क्स बने थे वो दिखा देता हूँ। देखिए अजमेर की ये जो है CBT 1 की जो है कट ऑफ है NTPC 2015 वाली, और अजमेर से मैंने एग्जाम दिया था, OBC में मैं आता हूँ। तो मेरी जो कट ऑफ थी 70.93 यानी 70.93 रही थी, और मेरा जो स्कोर मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। देखिए मेरा जो स्कोर ये रहा, CBT फर्स्ट का स्कोर है ये मेरा, कट ऑफ मार्क्स है NTPC। देखिए रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन CBT फॉर NTPC पोस्ट अगेंस्ट CN नंबर 3/2015। यहाँ पे मेरा जो स्कोर बन रहा है देख लीजिए आप, 93.78। यहाँ पे 70 पॉइंट के समथिंग कुछ 93 के करीब जो है मेरी कट ऑफ रही थी। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। OBC कट ऑफ यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये रही 70.93 अजमेर से यहाँ पे कट ऑफ रही थी OBC की, और मेरे जो स्कोर है यहाँ पे 94 के करीब बना है। तो देख लीजिए कितना शानदार स्कोर है। और ऐसा भी नहीं है मेरे को तैयारी करते बहुत टाइम हो गया था। 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, और जनवरी 2016 में मैं जयपुर यहाँ पे तैयारी करने गया था, और इसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल के करीब 2-3 महीने में इसका एग्ज़ाम लगा था, और 3-4 महीने में इतनी तैयारी अच्छी कर ली थी कि यहाँ पे मेरे जो इतना अच्छा स्कोर नॉर्मलाइजेशन वगैरह होके और 94 जो है मेरा यहाँ पे स्कोर बना था। देखिए कट ऑफ से लगभग 23-24 मार्क्स जो है यहाँ पे ज़्यादा मेरे रहे थे। तो इस हिसाब से आप तैयारी करोगे जैसा मैंने की है, तो आपके भी इतना ही अच्छा स्कोर यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों, CBT 2 की जो कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। CBT 2 में स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है, तो फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका CBT 2 का जो रिजल्ट होता है उसके आधार बनती है। तो यहाँ पे दोनों का जो 70-30 का रेशो ले जाता है। जैसे कि 120 क्वेश्चन जो थे CBT 2 में, उसमें से मेरे 96 क्वेश्चन राइट थे, और माइनस मार्किंग करने के बाद में मेरे यहाँ पे 91 क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिट राइट बैठ रहे थे, जो है माइनस मार्किंग होने के बाद में। और उसमें जो है 30 नंबर का जो है साइको होता है, 30 में से मेरे यहाँ जो है 21 के करीब जो है मार्क्स आए थे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनती है वो ऐसे बनती है, यहाँ पे जो 91 मार्क्स आपको दिख रहे हैं इनका 70% लिया जाएगा, और इसका जो है यहाँ पे साइको का जो स्कोर बना है 30 में से 21-22 मैक्सिमम जो आए थे ये 19-20 के करीबी मार्क्स बने थे 30 में से। तो मेरे जो यहाँ पे 21 के करीब मार्क्स आए थे 30 में से, तो इसका 30% निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो कट ऑफ यहाँ पे बनती है, उसी में से कट ऑफ यहाँ पे जाती है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे जो है 81 जो है यहाँ पे कट ऑफ वो मार्क्स बन रहे थे, और जबकि जो OBC की कट ऑफ रही थी वो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 75.21 रही थी। तो देखिए 81 है, यहाँ पे लगभग 6-7 जो है नंबर मेरे ज़्यादा थे कट ऑफ से, जनरल फाइट हुई थी, और यहाँ पे अजमेर से
मेरे को बहुत अच्छी खासी रैंक यहाँ पे मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी। तो आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ जैसे मैंने तैयारी की है, और आप इस अप्रोच को यहाँ पे अपना भी सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो है यहाँ पे ये 5 चीज़ें आपको करनी है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की हो या किसी भी सेक्टर में, यूपीएससी लेवल तक की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो यह है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए। जिस भी तैयारी आप कर रहे हैं उसका आपको माइंड सेट होना चाहिए कि मेरे को ये तैयारी करनी है। उसमें आपको पोस्ट वगैरह का इतना दिमाग में नहीं, जैसे कि अभी एलपी की तैयारी कर रहे हैं कई सारे भाई लोग, 5,996 ही पद है समथिंग, ये 5,500 के करीब पद है। तो ऐसे में कई सारे दोस्त इसी दुविधा में रहते हैं कि यार कट जो है पोस्टें कम है, नंबर आएगा नहीं आएगा। तो वो चीज़ें जो है आपको जो है यहाँ पे नेगेटिव की तरफ नेगेटिविटी आपके अंदर पैदा कर देते हैं, और वो आपके मन में कहीं ना कहीं एक तरह से डर पैदा कर देते हैं, और डर जो है आपको पढ़ने नहीं देता। एकदम जो मस्त वाला जो पढ़ाई कर सकता है आदमी, वो पढ़ाई कर नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं होती स्टूडेंट लाइफ में, सभी को चिंता होती है। हम भी इस दौर से गुजरे हैं। कई बार पूरी पूरी रात जो है नींद नहीं आती है कि यार आगे क्या होगा, अगर इस वैकेंसी में नंबर नहीं आए तो क्या होगा। लेकिन चिंता इतनी ही होनी चाहिए कि अपना जो है उस चीज़ को अपन झेल पाए, उस चीज़ को अपन ज़्यादा हैवी अपने ऊपर नहीं होने देना है। चिंता ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा कि निश्चित होकर ही जो है बिल्कुल सारे लोग निश्चिंत रहे। कई सारे लोगों की फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो चिंता जाहिर सी बात है कि चिंता रहती है। लेकिन इतना चिंता अपने को नहीं करनी है कि अपनी सारी पढ़ाई ख़राब हो जाए और अपन जो है यहाँ पे स्ट्रेस में रहने लग जाए। एकदम आपको इतनी चिंता करनी है कि अपनी पढ़ाई यहाँ पे चलती रहे, अपने को अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। तो ये माइंड सेट बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी तैयारी करो, आप सबसे पहले अपना माइंड सेट रखो, अपना विजन सेट रखो कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है 2024 में कैसे भी, एनी हाउ। और अपने जो पेरेंट्स हैं, जो इनके कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स मजदूरी कर रहे होंगे, बहुत मेहनत का काम कर रहे होंगे, काफ़ी एजेड अवस्था होगी फिर वो काम कर रहे हैं, कोई लोन लेके पढ़ाई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उन सब को जो आपको एक तरह से अपने आप को मोटिवेट फील करना है कि यार मेरे को अपने फादर का जो है इतनी एज अवस्था में जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो मेरे को छुड़वाना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ। तो मोटिवेशन की जो है, जो भी बंदा मिडिल क्लास फैमिली से होता है उसको कभी भी मोटिवेशनल वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने पेरेंट्स को देख ले, मतलब फील कर ले कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे को उनका ये काम वगैरह छुड़ाना। तो आपको अंदर से एक अलग सी एनर्जी मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। तो वो चीज़ें जो है आपको एकदम क्लियर करना है, दिमाग एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है आपको, सबसे पहली बात होगी। दूसरी बात, अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्नीशियन की तैयारी, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, आप एक अलग ग्रुप डी से लेके यूपीएससी लेवल तक की, सबसे पहले आप अपना सिलेबस जो है सामने रखोगे, सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करोगे, सिलेबस में देखोगे कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, किस लेवल तक की पूछी जा रही है। मैं कह रहा हूँ आप सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के, और 3 दिन, 3 नहीं 5 दिन आप एनालिसिस करो, सिलेबस का एनालिसिस करो, एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस करो। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि अपन जो है मेहनत करते जाए कि अपनी मेहनत जो है गलत डायरेक्शन में होती रहेगी। जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे, जब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कितनी ही मेहनत कर लो। कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो 15-15 घंटे पढ़ाई करके भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनका 5 घंटे पढ़ाई करके भी वो लोग जो है सिलेक्शन यहाँ पे ले जाते हैं बहुत कम समय में। तो इसमें होता क्या है, स्मार्ट स्टडी वाली बात होती है। तो वो लोग क्या होते हैं, इसमें सिलेबस का आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस जो है कभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे नहीं जाते हैं जनरली। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। कई बार ऐसे टॉपिक्स अपने पढ़ते रहते हैं जो अपने सिलेबस में है ही नहीं। तो सिलेबस, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अब सिलेबस जो है अपना स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखिए। सिलेबस का हर टॉपिक देखिए कि आपके सिलेबस में कौन सा मैथमेटिक्स का टॉपिक है, कौन सा जीके का टॉपिक है, तो वही आपको पढ़ना है। उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद में एग्जाम पैटर्न आपको देखना है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। जैसे कई सारे दोस्तों को यह भी नहीं पता कि एंटी स्टेशन मास्टर के लिए कौन कौन से एग्जाम होंगे, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न देखिए कि मेरे को जो है CBT 1 देना है, CBT 1 में क्या कुछ आता है, क्या इसका स्कोर जुड़ता है नहीं जुड़ता है, उसके बाद में क्या होगा, कितने गुना छात्रों को यहाँ पे लिया जाएगा, CBT 2 के अंदर कौन सा क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस चेंज तो नहीं है, वहाँ पे जो कट ऑफ के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो उसके मार्क्स कैसे रहते हैं, 70-30 का रेशो क्या है। इस सारे कुछ एग्जाम पैटर्न को आपको बैठ के समझना है। और क्वेश्चनों का जो है लेवल क्या पूछा जा रहा है, मेरी जो है अभी तक कितनी तैयारी है, ये सब चीज़ें आपको पहले ही क्लियर करनी है। किताबें खोलने से पहले की बातें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। ये आपका माइंड सेट, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न होने के बाद में आपको फिर करनी है प्रैक्टिस दबा के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस में फिर वही दुविधा आती है कि सर कोचिंग करे कि नहीं करे। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर पा सकते हो और आपके नियर बाई कोई कोचिंग है, और अगर तो आपको जो है यहाँ पे एक बार कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन जो जिस भी माध्यम से आप ज्वाइन करना चाहो, तो एक बार कोचिंग का ये सीन होता है कि आपको जो है
एक गाइडेंस मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है कि आपको जो है यहाँ पे आप बच्चों के साथ में बैठोगे, कंपटीशन का पता लगेगा, सारी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, और आप जो है वन बाय वन करके सारे कुछ स्टेप वहाँ पे क्लियर करते जाओगे, जैसे मैथमेटिक्स में वन बाय वन आपको पढ़ते जाओगे। अगर एक बार आपने कहीं से किसी भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपने तैयारी कर रखी है, कोचिंग वगैरह कर रखी है, तो फिर मेरा मेरा ये मानना है कि आपको दोबारा से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग करनी ही करनी है, कोचिंग करने भी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो बिना कोचिंग के ही रेलवे के अंदर सिलेक्शन ले जाते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा अगर आप कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कोचिंग बहुत सस्ती मिल रही है ऑनलाइन आपको, तो आप जो है कोशिश कीजिएगा कोचिंग ले ले एक बार। कोचिंग लेने से क्या सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, एक बार सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आपने एक बार कोचिंग ले रखी है किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो सीजीएल वगैरह हो, जिसका कि एग्ज़ाम पैटर्न आपके रेलवे के जैसा ही हो, तो फिर आपको दोबारा से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं अपना खुद का बता देता हूँ, मैंने एनटीपीसी की जो है प्री की कोचिंग ली थी, उसके बाद में कोई कोचिंग नहीं ली है रेलवे के लिए, मेरा कोई भी कोचिंग नहीं लिया है। बस जो है प्रैक्टिस सेट मैंने जरूर लगाए थे, वो भी ऑफलाइन अपने हिसाब से बुक लाके, तो उसकी तैयारी मैंने जरूर की है। बाकी मैंने एनटीपीसी के लिए कोई भी कोचिंग यहाँ पे नहीं लगाई है। तो कोचिंग का आप इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने कहीं भी कोचिंग कर रखी है एक बार, तो फिर दोबारा से कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो है प्रैक्टिस कीजिए दबा के। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये बात एकदम सही है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट इसमें होते जाओगे। अब देखिए दोस्तों, अपन ने प्रैक्टिस भी कर ली, और अगर अपन ने प्रैक्टिस को परखा नहीं अपन ने, तो फिर जो है अपन यहाँ पे मात खा जाएंगे। यहाँ पे ये पांचवा जो पॉइंट है, इसको जो बंदे अपनाते हैं वो बंदे बहुत कम समय में बहुत जल्दी यहाँ पे सिलेक्शन ले जाते हैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे। ये जो है एक तरह से रामबाण है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपने निकाल लिए, तो यूँ मानिए कि आपकी जो है 50 to 60% तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अगर इनको आपने सही से कर लिया तो देखिए होता क्या दोस्तों, आप आज ही से बहुत सारे ग्रुप डी में पेपर लगे हैं, एनटीपीसी का भी सिलेबस सेम रहता है, लोको पायलट के देख लीजिए, ट्रेड वगैरह के ही हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज है, बाकी ये मैथ रीजनिंग वगैरह ये सारी कुछ कॉमन चीज़ें हैं, तो सब में सिलेबस सेम रहता है। इन्हें सब के मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, जीके के सारे क्वेश्चन आप कवर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपकी तैयारी जो है कितनी शानदार हो जाएगी बहुत ही कम समय में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर से जरूर लगाइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं के आधार पे आपका नया जो एग्ज़ाम होगा उसके पेपर क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इसी के तरह होगा। आपको एग्जाम में लगेगा भी नहीं कि आप जो है यहाँ पे मेन एग्जाम में बैठे हो, सीबीटी का एग्जाम दे रहे हो, आपको यूँ लगेगा कि मैं कोई अपना टेस्ट ही दे रहा हूँ। तो इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम का आपको जो मेन होता है टाइम का इशू, तो वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करके देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट कीजिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये सारे कुछ निकाल लीजिए, उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो। ये आपको रेगुलर ही रखना है। एक दिन आपको पेपर निकालना है, और स्टडी आपकी हो पाए नहीं हो पाए, एक दिन आप जो है कोई सा भी पेपर निकालिए जिस फील्ड की आप तैयारी, जैसे एलपी के निकाल रहे हो तो एलपी 2018 का पेपर उठाइए, उसको कवर कीजिए। उसमें आपके जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप देखिए, अगर नहीं आ रहे तो आप नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस कीजिए, जो क्वेश्चन गलत हुए उनका देखिए। और जिन क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपने कर तो लिया लेकिन ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप ये देखिए कि इनको मैं और जल्दी कैसे कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको स्मार्ट स्टडी जो है स्मार्ट वर्क करने में काम करेगी। तो इन चीज़ों को आप अपना सकते हो। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई जो मैंने अपनाई है। इनको अगर आप अपनाते हो तो आपको जो है बहुत कम समय में सफलता मिलने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।